ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। इंटरनल कंबशन इंजन दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। ओके, सो आज का जो लेक्चर हमारा U2L3 सेकेंड यूनिट थर्ड लेक्चर। फर्स्ट और सेकेंड में हमने हाइड्रोलिक पंप्स पढ़ लिया है। सॉरी, फर्स्ट एंड सेकेंड रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप हमने एक ही दिन में कंप्लीट किया था, एक छोटा सा एक्स्ट्रा क्लास लेके। साथ में ही हमने एक्स्ट्रा लेक्चर लिया था, उसमें हमारा हाइड्रोलिक पंप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, मैं डाउट क्लास की भी अनाउंसमेंट करूंगा लास्ट में कि डाउट क्लास के लिए स्टूडेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम्स आपको पता है कि पूरा ऑक्यूपाइड हो चुका है 2-3 दिन के लिए। तो आप लोग जिसको भी डाउट है वो उसी टाइम पे, जिस टाइम हमारा क्लास होता है उस टाइम पे आ सकते हैं आप डाउट क्लियर करने के लिए, जो भी हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंजन। हमारा टॉपिक है आईसी इंजन। आईसी इंजन का मतलब है इंटरनल कंबस्शन इंजन। सो हियर द टर्म इंजन इज टू बी अंडरस्टैंड। इंजन क्या होता है? देखिए, an engine is machine designed to convert one form of energy into mechanical energy। देखिए, one form of energy, this one form can be anything। अभी ये one form of energy into mechanical energy, बट हीट इंजन की अगर बात करें तो ये वन फॉर्म कौन सा एनर्जी हो जाएगा? अगर मैं हीट इंजन की बात करूं तो आपको पता होगा, जो गाड़ियों में जो इंजन है, व्हीकल्स में जो इंजन है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जितने भी इंजन्स हैं, वो हीट इंजन पे काम करेंगे या किसी और एनर्जी रिसोर्स पे काम कर रहे होंगे? हीट के अलावा भी कुछ एनर्जी हो सकती है उसमें। अभी आप लोग जो देख रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो इंजन कौन से होंगे? हीट इंजन होंगे या कोई और इंजन होंगे? जो हमारे व्हीकल्स हैं 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, वो हीट इंजन है या हीट। हीट इंजन है? हीट इंजन में हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। वर्क का मतलब ही है मैकेनिकल एनर्जी। वर्क का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट होगा तो मोशन होगा, और मोशन ही क्या है? मैकेनिकल एनर्जी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखने लगती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से ही आएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन क्रिएट हो जाएगा, और उसी मोशन को बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। आपके पास एक इमेज है सामने, आप लोग बताइएगा कि कौन सा यहाँ पे इंजन का कौन सा पार्ट कौन सा इंजन है। एक मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ 2, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, और एक यहाँ पे है 4। बताइए इंजन कौन सा है? सर 2 और 3। 2 and 3। एनीवन एल्स? 2। 2। एनीवन एल्स? 2 सर। 2। 2। और कोई? और बच्चे लगभग 30 स्टूडेंट है क्लास में, तो बोल सकते हैं 15-20 लोगों से तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। 3 सर 3। 2 सर 2 2 2 3 2 3 एंड सर 2। बॉयज ही आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब लड़कियां नहीं जानती हैं गाड़ियों के बारे में, थोड़ा भी नहीं जानती हैं लड़कियां। लड़कियां हैं भी नहीं है क्लास में? 2 सर। 2। तो जो जितने लोग शायद बोल रहे हैं, आई थिंक कि वो लोगों ने कभी ना कभी 2 व्हीलर्स चलाया होगा। यस सर। मस्ट बी राइट। यस सर। 2 व्हीलर्स। ओके, तो मोस्टली लोगों का आंसर गलत है। द आंसर इज 3। थर्ड इज द इंजन। ठीक है, गाड़ी चला रहे हो, इंजन पता ही नहीं है। सर मैंने बोला था 3। हाँ, मतलब वही बोल रहा हूँ मैं बेटा, मोस्टली लोगों ने 2, और किसी ने तो 2 और 3 दोनों बोल दिया। ठीक है, और चलो 1 and 4 नहीं बोला आप लोगों ने, 2 और 3 में ही कन्फ्यूजन है, राइट? सो इंजन इज द इंटीग्रल part of any vehicle, and it is situated over here
and you can see that there are some horizontal plates on the surface of the engine. okay, तो मैंने अभी बताया कि ये हीट इंजन है, राइट? हीट इंजन है ना ये, तो हीट जनरेट होगा। अगर हीट जितना ज़्यादा जनरेट होगा और वो एक्यूमुलेटेड रहेगा अंदर ही, तो जो मटेरियल है वो एक्सपैंड हो सकता है, क्योंकि वो मेटल है, आपको पता होगा थर्मल एक्सपेंशन। तो जैसे जैसे आप हीट सप्लाई किए जा रहे हो और हीट बाहर नहीं निकल रहा है, उस मटेरियल के अंदर ही है, तो वो उस मटेरियल का थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन होगा तो इंजन पूरी तरह से जैम हो जाएगी, ठीक है? अंदर के जो पार्ट्स हैं वो बड़े होने लगेंगे, ठीक? जो अंदर हीट ज़्यादा है तो अंदर के पार्ट्स का एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, बाहर सरफेस एटमॉस्फेयर में है तो उसका थर्मल एक्सपेंशन कम होगा, ठीक है? तो जैम हो जाएगा इंजन, राइट? इसलिए यहाँ पे सरफेस पे आप देखेंगे प्लेट्स बनाई गई हैं। ये प्लेट्स का नाम है फिन्स। जानते हो, देखे हो आप लोग इंजन इंजन गाड़ियों में ये प्लेट्स बनी रहती हैं। अगर आप कंप्यूटर्स में भी देखोगे तो जहाँ पे भी प्रोसेसर है उसके ऊपर ऐसे ही प्लेट्स बनी हुई हैं और उसके ऊपर फैंस लगे हुए हैं, यस सर। ठीक है? उसके ऊपर फैंस लगे हुए हैं। तो ये फिन्स क्या करते हैं? ये फिन्स करते हैं प्लेट्स सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से जो हीट है, हीट का फॉर्मूला होता है थर्मल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, ठीक है? एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो हीट ट्रांसफर बढ़ गया, तो जो हीट अंदर जनरेट हुई थी वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाएगी और इंजन को क्या रखेगा? कूल रखेगा, ठीक है? इंजन को कूल रखेगा। अब फोर व्हीलर में कैसे होगा? फोर व्हीलर में इंजन एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है, सो उसके अंदर हम रेडिएटर फैन लगाते हैं, फिर वो निकलता है बाहर, ठीक? सामने से ग्रिल्स देखेंगे आप फोर व्हीलर में, सामने फ्रंट पे तो आप देखेंगे ग्रिल्स बने होते हैं जहाँ से एयर अंदर जाती है और इंजन को कूल करती है, बट वो हवा बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए वहाँ पे फैन लगाना पड़ता है, ठीक है? यस और वो फैन यस सर। करता है, सक भी करता है एयर को और बाहर थ्रो आउट करता है, ठीक? तो इंजन का जगह आप कैसे समझोगे? उसमें फिन्स लगे होंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर किया गया होगा। अगर ये इंजन होता ना तो आप, चलो आप कभी गाड़ी चलाओ और थोड़ी देर बाद, बस ज़्यादा मत चला देना, ज़्यादा हीट नहीं करना है, आप जस्ट 300-400 मीटर चलाइए, उसके बाद अपनी गाड़ी का ये जो पार्ट मैंने 3, 2, 1, 4 देखा है, आप उसको टच करके देखिए, ठीक है? कि कौन ज़्यादा, किसका ज़्यादा टेम्परेचर है। दिस इज़ नॉट इंजन, दिस इज़ अ गियर बॉक्स। इसमें गियर्स बने हुए हैं, इसी में गियर है जहाँ से स्पीड चेंज किया जाता है, मैं इंक्रीज और डिक्रीज नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चेंज का मतलब दोनों है, डिक्रीज एंड इंक्रीज बोथ, ठीक है? अब देखिए अंदर इंजन कैसा होता है, उसके साथ होता है ये, मैंने आपको हाइड्रोलिक पंप में भी बताया था, ये ये पिस्टन पिस्टन है। ऊपर नीचे मोशन करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। अगर मैं ये वर्टिकल इंजन है तो यहाँ पे अप एंड डाउन मोशन करेगा, अरे ये हॉरिजॉन्टल होता तो लेफ्ट राइट मोशन करता, ठीक है? जिसके अंदर ये मोशन कर रहा है उस जगह को बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है? उस जगह को बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है। ऊपर देखेंगे आप वॉल्स दिख रहे हैं, वॉल्स। अभी और भी डायरेक्ट जो स्कीमेटिक डायग्राम होगा उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपको पास टाइम होगा तो मैं थर्मल लैब, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो लैब है वो ऑटोमोबाइल लैब भी है उसमें, तो उसमें जो भी मॉडल हैं, रियल इंजन के मॉडल हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू आप इंजन अंदर से देख सकते हो कि कैसे वर्क करता है, कैसे हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है? तो ये अंदर का पार्ट है, ये फोर व्हीलर का इंजन है। इसमें फोर व्हीलर कैसे पता चल रहा है आपको लग रहा होगा 4 पिस्टन है इसलिए फोर व्हीलर बोल रहे हैं, नहीं, ये सब कुछ क्लियर होगा। हम बहुत कुछ चीज़ें समझेंगे कि क्यों पेट्रोल में डीजल फ्यूल नहीं डाल सकते हैं, पेट्रोल इंजन में डीजल नहीं डाल सकते हैं, डीजल इंजन में पेट्रोल नहीं डाल सकते हैं, कहाँ तक होता है। कई बार होता है कि डीजल इंजन में लोग पहले कैरोसिन भी डाल देते थे और इंजन को चला लेते थे, तो अब फिर बंद क्यों हो गया, ये सब बातें हम करेंगे अभी आगे वाली लेक्चर्स में। सो इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन, देखो पहला हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू इंजन। इंजन क्या है? दैट कन्वर्ट्स एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और हीट इंजन क्या है? विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी या फिर वर्क, ठीक है? उसके बाद इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन। अगर यही काम आईसी इंजन, आईसी का मतलब ही है इंटरनल, ठीक है? इंटरनल। सी का मतलब है कंबस्शन। जो फ्यूल का कंबस्शन होगा वो कहाँ होगा? अंदर होगा। अगर इंजन के अंदर होता है तो उस इंजन को बोलेंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन। So an internal combustion engine is an engine in which
द कंबस्शन ऑफ फ्यूल अकर्स इन अ कंबस्शन चैम्बर, इन अ कंबस्शन चैम्बर इनसाइड एंड इंटीग्रल टू द इंजन। आप देखिए ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर देख रहे हैं आप, कंबस्शन इसी सिलेंडर के अंदर ही होगा। इस कंबस्शन चैम्बर इंजन का ही इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। कंबस्शन कहाँ होने वाला है? सिलेंडर के अंदर। कंबस्शन होगा तो हाई प्रेशर गैसेज जनरेट होगी और वो पिस्टन को मूव कराएंगे। पिस्टन के मोशन की वजह से हमको रोटेशन मोशन मिलेगा। आप याद करो हमने हाइड्रोलिक पंप में ये पिस्टन देखा था, बोलो। यस सर। ठीक है, और ये मोटर से हम इस पिस्टन को मूव करा रहे थे। उल्टा करूं तो क्या होगा बताइए जरा। पिस्टन को अगर मैं हाथ से ही लेफ्ट राइट करने लगूं, लेफ्ट राइट मोशन दूं, तो ये जो क्रैंक है ये रोटेट होने लगेगा कि नहीं? यस सर। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रोटेशन मोशन मिल रहा है। हाइड्रोलिक पंप में उल्टा था, रोटेशन से रेसिप्रोकेटिंग मिल रहा था। बट हियर कंबस्शन, हम इसके सरफेस, इस पिस्टन के जो हेड है यहाँ पे कंबस्शन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कंबस्शन करेंगे तो हाई प्रेशर गैसेस जनरेट होंगी और इसको पुश करेंगी और ये पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो इसको पुश करेगा और इसको रोटेट कराने लगेगा, ठीक है। जब फिर आगे आएगा, आगे क्यों आएगा ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। आगे कैसे आ जाएगा? ये पिस्टन कंबस्शन तो इधर कर रहे हो आप लेफ्ट साइड में, और आपने इसको पुश कर दिया राइट साइड में पिस्टन को, बट ये पिस्टन फिर से वापस लेफ्ट साइड में कैसे आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई पूछ सकता था इसमें क्लास में कि सर पीछे कैसे आएगा, ठीक है। क्या आप किक मारते हो, हमेशा बार बार किक मारते हो बाइक्स को या नहीं मारते हो? एक ही बार किक में क्यों हो जाता है? क्यों नहीं हम बार बार क्यों नहीं बार बार किक मारने की ज़रूरत पड़ती है? या फिर जो सेल्फ स्टार्ट है वो बार बार की एक ही बार में कैसे हो जाता है कि? तो ये सारे क्वेश्चन हम मतलब पहले मैं डाउट क्रिएट करूँगा, फिर वो बाद में हम लोग उस डाउट को क्लियर करेंगे। बट हाँ, डाउट आना चाहिए, ठीक है। डाउट आना चाहिए अगर आप बहुत ही क्यूरियस हो इंजन के बारे में समझने के लिए, तो डाउट आना चाहिए। In an internal combustion engine, it is always the expansion of the high temperature and pressure gases, हाई टेम्परेचर और प्रेशर गैसेज, जो कंबशन के बाद जो गैसेज जनरेट होंगे उनके पास टेम्परेचर भी है, उनके पास प्रेशर भी है, दैट आर प्रोड्यूस्ड विच अप्लाई द फोर्स टू अ मूवेबल कंपोनेंट्स। मूवेबल कंपोनेंट्स यहाँ पर कौन है? पिस्टन है या सिलेंडर है? सर पिस्टन। पिस्टन है। तो मूवेबल कंपोनेंट्स पे अगर फोर्स लगा दूं तो मूव करने लगेगा इसके अंदर। हमने एक मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट कर लिया है, ठीक है। मूवेबल कंपोनेंट्स को ही मूव करा पाओगे आप दीवार है, आप फोर्स लगाओ, आप वर्क कर पाओगे क्या? वर्क ऑन द वॉल जीरो होगा, भले आपकी एनर्जी लॉस हो रही है बट वर्क विल बी जीरो बिकॉज देयर इज नो मोशन। तो मूवेबल पार्ट होना चाहिए। अगर ये दीवार मूव कर सके तो मैं फोर्स लगाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने वर्क किया है, ठीक है। सच एज द पिस्टन आर टरबाइन ब्लेड्स। आप याद करो टरबाइन ब्लेड भी मूवेबल पार्ट था। अगर मूवेबल यस नहीं होता तो सर। स्टीम को हम हाई प्रेशर स्टीम को भेजते क्यों उसके ऊपर? मूव ही नहीं करता, स्टीम को भेज के क्या कर लेंगे हम, ठीक है। मूव नहीं करता तो मूवेबल पार्ट एक टरबाइन भी हो सकता है और पिस्टन भी हो सकता है। तो हमारे केस में अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? मूवेबल पार्ट, पिस्टन्स। नेक्स्ट, अगर इंटरनल इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल भी होगा, होगा कि नहीं? और भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्या? अभी अपने कॉलेज ईमेल आईडी से ज्वाइन करोगे तो ही हो पाएगा। चलिए, एक्सटर्नल कंबशन इंजन सच एज, अब बताइए जरा, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होगा? कंबशन कहाँ होगा? इंजन के बाहर होगा। क्लियर? कंबशन कहाँ यस होने वाला सर। है? बाहर होने वाला है। सच एज स्टीम और स्टर्लिंग इंजन। एक एग्जांपल मैंने दे दिया, स्टीम इंजन भी और स्टर्लिंग इंजन आर दोज इंजन इन विच द कंबशन टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द इंजन, ठीक है। एनर्जी इज डिलीवर्ड विद इन अ वर्किंग फ्लूइड हीटेड इन अ बॉयलर। जैसे जो पावर प्लांट है उसमें टरबाइन को रोटेट करके हम क्या मैकेनिकल एनर्जी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? टरबाइन को रोटेट करा के हम कौन सी एनर्जी पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक। अरे नहीं, इलेक्ट्रिक से पहले
टरबाइन को रोटेट कराना मतलब सर मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, यस, मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यस यस, बट दैट इज आल्सो द मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ठीक है, अब ये काइनेटिक किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रोटेशनल या रेसिप्रोकेटिंग में। तो उसमें कंबस्शन हम कहाँ कर रहे थे? टरबाइन के पास कर रहे थे या बहुत दूर कर रहे थे, कहीं और कर रहे थे कंबस्शन? कंबस्शन कर रहे थे हम बॉयलर के पास। ठीक है, उससे स्टीम बन रही थी। तो जो पूरा पावर प्लांट है दैट इज आल्सो कैन बी टर्म्ड एज द एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। क्योंकि इंजन का मतलब क्या है? इंजन का मतलब क्या है? मैकेनिकल एनर्जी मिलनी चाहिए हमें। ठीक है, हीट इंजन का मतलब क्या है? आप हीट सप्लाई कर रहे हो एज ए इनपुट। ओके, बट अगर कंबस्शन बाहर हो रहा है, जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है उससे बाहर हो रहा है, तो वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होगा। अगर अंदर हो रहा है तो इंटरनल कंबस्शन इंजन होगा। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी बाहर ही हो रहा है। अब ये इंजन बताइए कौन सा है? रेल इंजन। अरे रेल इंजन नहीं भाई, अभी मैंने दो चीज़ बोला ना, आईसी इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। आईसी इंटरनल कंबशन। और ईसीई, थोड़ा ध्यान से देखो और फिर आंसर दीजिए आप। इंटरनल कंबशन। इंटरनल इंटरनल कंबशन। कंबशन। सबको लग रहा है इंटरनल है। इंटरनल। कैसे इंटरनल लग गया भाई आप लोगों को यार? इंजन एक्सटर्नल। कहाँ है? इंजन कहाँ है? दो ही ऑप्शन है बेटा, एक गलत है तो दूसरा ही तो सही होगा। तो थोड़ा सा सोच के बताइए। इंजन यहाँ है, देखो पिस्टन, मोशन मोशन कहाँ मिल रहा है हमको? यहाँ पे मिल रहा है ना, पिस्टन पे। और ये इंजन है, ये कंबस्शन चैम्बर कहाँ है? ये कंबस्शन चैम्बर नहीं है, इसमें स्टीम जाएगी बस, और स्टीम पुश करेगा पिस्टन को। हाँ, हाँ या ना? यस सर। कंबस्शन कहाँ हो रहा है? कहीं और हो रहा है, बाहर। ये पूरा देखो क्लोज्ड है, देखिए ध्यान से। ये वाटर बॉयलर है, बॉयलर से स्टीम बना, ये इंजन के साथ है। कंबस्शन कहाँ है? कंबस्शन इसके बाहर हो रहा है, बाहर है ना। मास ट्रांसफर हो रहा है क्या? सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यस। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। ठीक है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है ये। नहीं आया? आया समझ में? आ गया सर। ओके, यस आगे सर। बढ़ें। यस सर, आ गया। ओके, चलिए बताइए इन दोनों में से कौन सा कंबस्शन, कौन सा इंजन है? अब नाम तो लिखा ही है, देखो ध्यान से, दोनों एक जैसा दिख रहे हैं। कंबस्शन इसमें कहाँ हो रहा है? राइट साइड में कहाँ हो रहा है? सर सिलेंडर में। सिलेंडर के अंदर हो रहा है। देखिए यहाँ पे कंबस्शन दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कंबस्शन कहाँ हो रहा है? कहीं और हो रहा है। इंजन यहाँ है, यहाँ से स्टीम बना और ये अंदर गया। तो ये दोनों डायग्राम आपको अगर एग्जाम में आता है तो ये स्कीमेटिक डायग्राम आप बनाओगे, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बस समझाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों डायग्राम बनाओगे, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन। क्लियर है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये डिफरेंसेस हैं, आप डिफरेंसेस पढ़िए ज़रा और बताइए कि कौन सा, किधर लेफ्ट साइड में किसकी बात हो रही है, राइट साइड में किसकी बात हो रही है। एक पॉइंट मैंने हाइड किया हुआ है जिससे पता चल जाता, इसलिए मैंने एक पॉइंट हाइड किया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट। वो देखते ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा इंजन है, इसलिए मैंने उसको हाइड किया हुआ है। मैं उसको विजिबल कर दूंगा। पहले आप लोग बताइए ज़रा, कि पढ़ के बताइए, आप पूरा पॉइंट पढ़ेंगे आप 2 to 5, और डायग्राम भी देखिए साथ में। सर लेफ्ट वाला इंटरनल। लेफ्ट वाला क्या है? सर लेफ्ट राइट है सर। इंटरनल है। लेफ्ट सर वाला लेफ्ट वाला आईसी इंटरनल इंजन है, है। राइट? यस सर। आप देख के बता सकते हो कि किसमें ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। इसी यस इसमें सर। आपको एक्सटर्नल कंबस्शन कंबशन बाहर में। करना पड़ेगा, तो ये पूरा सिस्टम बहुत बड़ा हो जाएगा। और राइट साइड वाला एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। और थर्ड पॉइंट से क्या हो रहा है? दिस इंजन डू नॉट रिक्वायर अ बॉयलर। ऑब्वियसली बॉयलर किसमें यूज हो रहा है? एक्सटर्नल में। सिंस कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड, यहाँ पे अच्छा ये भी पॉइंट मुझे हाइड करना चाहिए था, इनसाइड इंजन सिलेंडर, देयरफॉर दीज इंजन्स आर वेरी नॉइजी। देखिए इसका कंबस्शन कहाँ हो रहा है? अंदर ही हो रहा है, तो नॉइजी कौन होगा? इंजन इसी के साथ चल रहा है। ये जो कंबस्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई
जो कंबशन है वो कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है, इंजन के साथ नहीं हो रहा है, कहीं और हो रहा है, तो थोड़ा सा ये नॉइजी कम होगा। कौन सा, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है। द इन थर्मल एफिशिएंसी इज हाई अबाउट 35 to 40%, बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल इट इज 15 to 20%, जिसमें एफिशिएंसी कम होगी। अच्छा एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा आप लोग। ओके, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी जिसकी कम होगी उसमें हीट लॉस ज़्यादा होगा ना, बोलो, उसमें हीट लॉस ज़्यादा होगा या नहीं। देखिए एफिशिएंसी क्या थी, मैंने पहले भी बताया होगा। एफिशिएंसी का फार्मूला बताओ क्या होता है, एनर्जी आउटपुट अपॉन Input Energy in into input, sir. 100. ओके, हाँ, इनटू 100। आउटपुट एनर्जी है हमारी मैकेनिकल एनर्जी, और इनपुट एनर्जी है हीट एनर्जी, राइट, मी एंड हीट, Yes, sir. ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी में बोल रहा हूँ कि कम है, एफिशिएंसी अगर बोल रहा हूँ कम है, इसका मतलब हीट एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, Yes, sir. Yes, sir. और मैकेनिकल एनर्जी कम होगी। तो आपने हीट दिया, ठीक है, हीट एनर्जी दिया, हीट इनपुट, और आपको उससे मिल गया कुछ मैकेनिकल एनर्जी, बट कुछ एनर्जी कहाँ जाएगी, लॉस होगा, बोलो। तो लॉस Yes, अगर sir. ज़्यादा होगा तो मैकेनिकल एनर्जी कम हो जाएगी ना, Yes, sir. और मैकेनिकल एनर्जी कम होने का मतलब एफिशिएंसी कम हो जाना, एफिशिएंसी कम होने का मतलब है लॉस ज़्यादा होना, लॉस का मतलब पोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो पोल्यूशन ज़्यादा कौन कर रहा था, एक्सटर्नल कंबशन इंजन बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसलिए एक्सटर्नल कंबशन इंजन ऑलमोस्ट ऑब्सलीट हो चुका है, हट चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब यूज़ नहीं होता है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू शो द फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, जो हमने अभी देखा था, द जिसका मेन डेफिनेशन है, क्या है मेन डेफिनेशन, द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन सिलेंडर, और यहाँ पे इनसाइड द इंजन सिलेंडर, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर इन आईसी इंजन। नॉमेनक्लेचर, कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो आप देख लो एक बार कि क्या क्या कंपोनेंट है। मैं उस पर सर्कल करूँगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उसको नहीं करेंगे, उसको नहीं बनाएंगे। आप डायग्राम, ये आप लाइन डायग्राम बना सकते हो, ऐसा नहीं कि ये आप जैसे थ्रेड जैसा कुछ बना रहे हो, ठीक है, ये आप लाइन डायग्राम ही बनाओगे, सिंगल स्ट्रोक लाइन्स, ठीक है, एक एक ही स्ट्रोक में आप बनाओगे सब कुछ। मैं इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम भी बना सकता हूँ, बट ये डायग्राम नॉमेनक्लेचर के लिए बढ़िया है, सही है। अब देखिए, अभी पिस्टन आपको क्लियर दिख रहा है, कहाँ है, Inside cylinder. इनसाइड सिलेंडर। वेयर इज द सिलेंडर, सिलेंडर का नाम नहीं दिया हुआ, सिलेंडर ये होगा, बोलो, Yes, sir. ये पार्ट Sir. सिलेंडर का है, Yes, sir. ठीक है, जिसके अंदर पिस्टन है, ठीक। ये जो बाहर है ना, ये है कवरिंग, कवरिंग टू द सिलेंडर, सो दैट हम इसमें लुब्रिकेंट सेंड कर सकें, लुब्रिकेंट भेज सकें, ठीक है। उसके बाद पिस्टन को डायरेक्टली जोड़ा गया है कनेक्टिंग रॉड से, पिस्टन को डायरेक्टली जोड़ा गया है कनेक्टिंग रॉड से, कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ है क्रैंक से, इसका नाम है क्रैंक, इसका नाम है क्रैंक, ठीक है। और ये जो, ये देखिए गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, क्रैंक शाफ्ट ये है, और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकला होगा, उसको बोलेंगे क्रैंक शाफ्ट, उसको बोलेंगे क्रैंक शाफ्ट, ये है क्रैंक शाफ्ट, ये क्रैंक शाफ्ट। ये पूरे सिस्टम को जो कवर किया जा रहा है उसका नाम है क्रैंक केस। आप देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं एग्जॉस्ट वॉल, और यहाँ पर है लेफ्ट साइड में इनलेट वॉल, लेफ्ट साइड में इनलेट वॉल, राइट साइड में है एग्जॉस्ट वॉल,
और बीच में लगा हुआ है स्पार्क प्लग। अगर देखो अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं कि स्पार्क प्लग हो सकता है या फिर फ्यूल इंजेक्टर हो सकता है, ऑब्लिक लिखा हुआ है, या तो फ्यूल इंजेक्टर या फिर स्पार्क प्लग। अगर ये पेट्रोल इंजन होगा तो ये इसमें लगा होगा स्पार्क प्लग, अगर ये डीजल इंजन होगा तो उसमें स्पार्क प्लग नहीं होगा, वहाँ पे होगा फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, अब ये क्यों होगा ऐसा, ये सब कुछ हम आगे वाले लेक्चर्स में समझेंगे। अगर यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, देखिए अगर यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है तो ये होगा पेट्रोल इंजन, और यहाँ सिर्फ फ्यूल जाता है और अलग से हम उसमें एयर को भेजते हैं, एयर को अलग से भेजें और फ्यूल को अलग से भेजें, तब वो डीजल इंजन हो जाएगा। अगर एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है अंदर से इनलेट वॉल से, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पेट्रोल इंजन। वो क्यों होगा ये सब कुछ क्लियर होगा आगे वाले लेक्चर्स में। ठीक है, और थोड़ा सा जो मतलब आप बोल सकते हो कि थोड़ा क्या कह सकते हैं इसको, थोड़ा कलरफुल एनिमेटेड एनिमेशन का वीडियो था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो इमेज थोड़ा सा और आप क्लियर देख सकते हो कि कैसा है, बट बना नहीं पाओगे आप, दैट्स वाई हमको लेफ्ट साइड वाला डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन मैं आगे अभी बनाने वाला हूँ इंजन का, तो वो मैं इसलिए यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। तो नॉमेनक्लेचर में जो कंपोनेंट्स हैं आपको क्लियर है कहाँ कहाँ पर है। ये कनेक्टिंग रॉड है, अच्छा ये क्रैंक, क्रैंक मतलब ये वाली जो लेंथ है पूरी, ये वाली लेंथ, दिस ब्लू कलर्ड लेंथ, दिस इज नोन एज क्रैंक, और एक क्रैंक जुड़ा हुआ है क्रैंक शाफ्ट से। ठीक है, अब बताइए जरा एक एक करके बताइएगा, क्रैंक शाफ्ट किससे जुड़ा हुआ है, क्रैंक से, क्रैंक किससे जुड़ा हुआ है, कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टिंग रॉड किससे जुड़ा हुआ है, पिस्टन पिस्टन से पिस्टन किसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर सिलेंडर के अंदर। चलो क्लियर है ना ये। यस सर यस सर अब आप बताइए रेसिप्रोकेटिंग मोशन कौन कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, टू एंड फ्रो मोशन कौन कर रहा है इन सब में, बोलो भाई, अप एंड डाउन मोशन कौन कर रहा है, सर पिस्टन सर पिस्टन कर रहा है, वेरी गुड, अप एंड डाउन। कौन है जो रोटेटिंग मोशन कर रहा है, क्रैंक क्रैंक ऑल्सो एंड क्रैंक शाफ्ट ऑल्सो, राइट। क्रैंक यस यही सर तो क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करा रहा है, और उसी क्रैंक शाफ्ट पे हमको पावर चाहिए, और यही पावर पहुंच जाएगी हमारे व्हीकल्स के व्हील्स तक। ठीक है, यूजिंग गियर सिस्टम, गियर, ठीक है, गियर ट्रेन, गियर सिस्टम, ओके, गियर बॉक्स। नेक्स्ट इज इंटरनल कंबशन इंजन, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अच्छा, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पे हमने ये समझ गया ना कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब हम समझेंगे कुछ टर्म्स हैं आईसी इंजन में जो हमको समझना है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा जो आप लोग भी साथ में मेरे बनाएंगे। ठीक है, अब इंजन का जो मैं डायग्राम यहाँ बनाने वाला हूँ वही डायग्राम आप यहाँ पे भी बना सकते हो नॉमेनक्लेचर के केस में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यस सर आप ये इंजन देख पा रहे हो 3D, थोड़ा सा आइसोमेट्रिक व्यू, मतलब जहाँ से आपको 3D व्यू दिख सके। ये क्लियर दिख रहा है आपको, ये पिस्टन है, इमेजिनरी सिलेंडर बना दिया गया है उसके चारों तरफ, और क्रैंक देख रहे हैं आप लोग, कनेक्टिंग रॉड, ये क्या है बताइए जरा, ये क्या है, कनेक्टिंग रोड कनेक्टिंग रॉड वेरी गुड, कनेक्टिंग रॉड है सर। और आप देख रहे हो जी इसका एक्सिस है ना, ये बीच में एक रॉड आएगा फिर बीच में गायब हो जाएगा, और ये एक्सिस इसका है, किसका एक्सिस है ये, क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट का ये एक्सिस है। ये कुछ ऐसा होता है जिग जैग इस तरह से। तो ये जो लेंथ है आप देखो ध्यान से, सेंटर से कुछ दूरी पे एक लेंथ है, इसी का नाम क्या है, क्रेन ये क्रैंक है। इसी डिस्टेंस की वजह से हमको टॉर्क मिलता है, पता है आपको। ये अगर एक्सिस है और यहाँ से क्रैंक बना हुआ है और आपने इस यहाँ पे फोर्स लगा दिया तो आपको टॉर्क मिलेगा ना। यस सर ठीक है, फोर्स इनटू आर इक्वल्स टू टॉर्क, एंड टॉर्क से मिलता है पावर, पावर इक्वल्स टू होता है 2 पाई आरपीएम मल्टीप्लाई बाय टॉर्क डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, इसीलिए ये डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से फोर्स आएगी कनेक्टिंग रॉड के थ्रू और इस पर अप्लाई करेगा जिसकी वजह से रोटेशन होगा।
क्या ये फोर्स अगर एक्सिस पे लगा दें तो पावर मिलेगा क्या हमको? देखिए ये क्रैंक शाफ्ट का आप फ्रंट व्यू देख रहे हो, इसके ऊपर अगर फोर्स लगा दूं तो क्या हमको पावर मिलेगा क्या? रोटेट होगा क्या ये? नो सर। रोटेट नो। होगा ही नहीं, तो आरपीएम क्या हो जाएगा? जीरो। यस सर। आरपीएम जीरो है तो पावर क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। Zero. उल्टा भी बोल जीरो। सकते हो कि टॉर्क भी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेडियस जीरो हो गया, सेंटर पे ही लग जा रहा है, तो रेडियस क्या हो गया? जीरो, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ, जितनी बड़ी इंजन होती हैं जिनका क्रैंक रेडियस या फिर क्रैंक की साइज बड़ी होती है, क्रैंक की साइज बड़ी होने से टॉर्क ज़्यादा मिलता है। ठीक है। आप देखेंगे किसी भी गाड़ियों में जिसके व्हील्स बड़े होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसके व्हील्स छोटे होते हैं जैसे स्कूटर्स, उनके व्हील्स छोटे हैं तो वो स्टेबल कम होते हैं, वो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर कम स्पीड पे चला रहे हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये थोड़ा समझ में आ रहा है आपको, पावर और टॉर्क का रिलेशन? यस सर। फोर्स, पावर, टॉर्क, ये सब कुछ रिलेशन मैकेनिक्स में, और आप लोग को पहले भी फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, जिसने भी अच्छे से तैयारी की होगी एंट्रेंस एग्ज़ाम की उसको समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक एसेंट्रिक पार्ट, एसेंट्रिक मतलब जो सेंटर पे नहीं है, तो वहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क जनरेट होगा। अगर फोर्स में अगर एक्सिस पे ही लगाने लगूँ तो टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क जीरो होगा तो कोई पावर डिलीवर नहीं होगी। ठीक है। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं जो स्कीमेटिक डायग्राम है, जिससे हम लोग समझेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्या है। ठीक है। तो मैं इंजन बनाने जा रहा हूँ, आप पहले ध्यान से देखेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। कैसे मैं बनाऊंगा? पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम। आप लोग क्या करेंगे? पेंसिल से बनाएंगे। अभी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, रफली आप बना रहे हो। उसके बाद मैं यहाँ पे दो जगह पे इरेज कर दूंगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। क्यों करूँगा बताओ? तीन जगहों पर करूँगा बेसिकली, एक सेंटर में भी करूँगा। इनलेट, आउटलेट और पार्क। वेरी गुड। और नीचे पूरा गायब कर दूंगा मैं, ताकि कनेक्टिंग रॉड इधर से जा सके। क्लियर? उसके बाद मैं यस यूज़ सर। करूँगा, पिस्टन बनाऊंगा मैं यहाँ पे। पिस्टन बनेगा कहीं बीच में बना देता हूँ मैं, यहाँ पे। यहाँ पे मैंने पिस्टन बना दिया रेक्टेंगुलर शेप का। राइट साइड में जो खाली जगह दिख रहा है लेफ्ट और राइट में, वो इतना ज़्यादा खाली नहीं होता है, नहीं तो पूरा कम्बस जो हाई प्रेशर गैस है यहाँ से लीक हो जाएगी, फिर प्रेशर नहीं लगा पाएगा पिस्टन पे। खाली जगह दिखा रहे हैं ताकि पिस्टन और सिलेंडर में हम डिफ्रेंशिएट दिखा सकें। इतना ज़्यादा खाली नहीं होता है। मैं थोड़ा और गैप कम कर रहा हूँ यहाँ पे। गैप को थोड़ा कम करते हैं। गैप होता है इसमें बट बहुत ही कम होता है, उसको बोलते हैं क्लियरेंस। मैं आपको पिस्टन दिखा सकता हूँ, आई हैव वन ऑफ पिस्टन। बहुत ही कम होता है गैप। ठीक है, इतना काफ़ी है। ये पिस्टन में गैप होता है। आप देखिए यहाँ पे, ये मेरे पास एक पिस्टन है, देखिए दिख रहा है क्या आप लोगों को स्क्रीन पे? यस सर। ठीक, ये पिस्टन है। आप देखेंगे ना, इसमें एक रिंग लगाया गया है साइड में। ये देखो यहाँ पे रिंग लगाया गया है इसके हेड पे। ये पिस्टन मतलब ऐसे होगा, ऐसे मतलब मोशन करेगा ऊपर। यहाँ पे ऊपर क्या होगा? कंबस्चन होगा इसके। ठीक, ये रिंग आपको दिख रहा है, ये रिंग्स हैं। जो इस रिंग को हम निकाल भी सकते हैं, इसके टॉप सरफेस के पास है। ठीक है। इससे क्या होता है, जो गैप है ना वो फिल हो जाता है। ये रिंग इसके पिस्टन के डायमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है रिंग। इससे क्या होता है, ये गैप जो है वो फुलफिल हो जाता है, गैप ये फिल हो जाता है, भर जाता है। इसके चारों तरफ क्या है? रिंग है। ये रिंग ने क्या किया? इस गैप को ख़त्म कर दिया। तो जो ऊपर से जो गैसेज है, हाई प्रेशर गैसेज, इधर से बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ा गया, सर देखिए। साउंड नहीं आ रहा है। क्या क्या हुआ? अरे बोलो, क्या हुआ? सर आवाज नहीं आ रही उसको। अच्छा, उसको नहीं आ रही तुम्हारे? देख लो बेटा आप, आपके सिस्टम में, या फिर रीज्वाइन कर लो आप। अब ये देखिए, पिस्टन में एक ये पिस्टन पिन लगा हुआ है। इस पिस्टन पिन को क्या किया जाएगा? इसी पिस्टन पिन के साथ कनेक्टिंग रॉड फंस जाएगा इसमें, नीचे से, और कनेक्टिंग रॉड बाहर निकलेगा इससे, और फिर ये सीधा ही रहेगा। ठीक है, सीधा ही रहेगा, ऐसे ऐसे सीधा ही रहेगा, और ये मोशन ऊपर नीचे होगा इसका। कनेक्टिंग रॉड इसके
जो ये रिंग लगा हुआ था, मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था, ये रिंग जो है यहाँ पे देखिए, ये सॉरी रिंग कह रहा हूँ, पिस्टन पिन बोलेंगे इसको। इस पे ये पिस्टन पिन पिस्टन के अंदर है और इसके साथ कनेक्टिंग रॉड जुड़ा होगा। आप देख सकते हो जो डायग्राम भी बना हुआ साइड में। यहाँ देख रहे हैं आप लोग पिस्टन पिन कहाँ है, ये देख रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, इससे कौन जुड़ा हुआ है? कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड इसको हमने कनेक्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। इस कनेक्टिंग रॉड को जोड़ा गया डायरेक्ट जाके क्रैंक के साथ। ये क्रैंक पिन है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्रैंक पिन है। इस क्रैंक पिन में जोड़ दिया गया कनेक्टिंग रॉड को, इसके साथ जोड़ दिया जाएगा यहाँ पे, और ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है क्रैंक शाफ्ट से। एंड द पावर कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू फोर्स एंड रेडियस। ठीक, अब मैं ये जो डायग्राम बना रहा था आपको ये दिखाते हैं, और उसके बाद एक लाइन होगी जो ऊपर बनी होगी ऐसे। यहाँ पे एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक, एक नीचे एक इमेजिनरी लाइन है, एक नीचे है एक ऊपर है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया मैंने वॉल होंगे, तो वॉल कुछ ऐसे दिखाई देंगे, और यहाँ पे होगा स्पार्क प्लग होगा या फिर फ्यूल इंजेक्टर होगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इंजन है, या तो स्पार्क प्लग या फिर फ्यूल इंजेक्टर होगा। फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, अब पिस्टन को पिस्टन पिन के साथ जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया बताओ? यहाँ से कनेक्टिंग कनेक्टिंग रॉड सर। कनेक्टिंग रॉड को जोड़ा गया है। कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक पिन से क्रैंक के साथ जोड़ दिया गया, और क्रैंक का शाफ्ट जो होगा इसी एक्सिस पे होगा जो मैंने अभी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ से लेके क्रैंक शाफ्ट के को और क्रैंक पिन को दोनों को जोड़ा गया है क्रैंक के साथ। ठीक है, तो एक हो गया, ये हो गया क्या? कनेक्टिंग रॉड। यहाँ पर हो गया क्रैंक, पिस्टन, सिलेंडर। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे जो कवर है पूरा क्रैंक केस, या आप सर्कुलर ऐसे बना सकते हैं पूरा इसके नीचे जितना भी जगह है, ताकि क्रैंक इसमें रोटेट कर सके और क्रैंक के ऊपर कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट ना हो। तो इसको कवर कर दिया गया किससे? क्रैंक केस से। अब ये जो ऊपर वाला जो पॉइंट है इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, TDC, टॉप डेड सेंटर। ये फिक्स्ड पॉइंट है इसलिए इसको डेड बोला जा रहा है, फिक्स है, बदलने वाला नहीं है। ये है बॉटम डेड सेंटर, ये है बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर को कभी कभी बोला जाता है इनर डेड सेंटर, इनर डेड सेंटर, और नीचे वाले को बोला जाता है आउटर डेड सेंटर। ठीक है, देखिए टॉप डेड सेंटर और बॉटम, टॉप एंड बॉटम का मतलब क्या है? ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे किसी ऐसी चीज का हो सकता है क्या जो हॉरिजॉन्टल हो? नहीं, जो वर्टिकल होगा उसका हम टॉप और बॉटम की बात करेंगे, होगा कि नहीं? यस सर। और जो इंजन ऐसे लेटा हुआ हो तो उसका क्या बात करेंगे? इनर और आउटर, इनर एंड आउटर। बॉटम को बोलेंगे आउटर अगर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो। आ रही बात समझ में? सर पूरा पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन करता है या ओनली पिस्टन पिन? पिस्टन पिन क्यों करेगा बेटा? पिस्टन करेगा ना ऊपर टू एंड फ्रो मोशन। पिस्टन पिन तो उसके साथ है, वो भी करेगा फिर साथ में। बोलो, पिस्टन Yes, पिन sir. पिस्टन के साथ ही तो लगा था, अभी मैंने दिखाया आपको। तो ये ऊपर जाएगा तो पिस्टन पिन भी तो ऊपर जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड दोनों Yes, तरह का मोशन करता है। कनेक्टिंग रॉड रोटेशन भी कर रहा है और ऊपर नीचे भी हो रहा है। कनेक्टिंग रॉड थोड़ा थोड़ा रोटेशन भी कर रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, लेफ्ट राइट हो रहा है और ऊपर नीचे भी हो रहा है। और जो क्रैंक है वो पूरा रोटेशन कर रहा है। तो स्टार्टिंग में एक जो पिस्टन है वो लीनियर मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन, और बीच में जो है, और जो लास्ट वाला है वो रोटेशन मोशन कर रहा है। तो बीच में जो कंपोनेंट होंगे वो दोनों करेंगे ना, लीनियर मोशन भी और रोटेशन मोशन भी। बीच में कौन है? कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है? रेसिप्रोकेटिंग एज वेल एज रोटेशन मोशन कर रहा है। दैट्स वाई उसको दोनों मोशन करना पड़ेगा या नहीं? Yes, sir. यस सर, करना पड़ेगा। आप इस पेन को अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाऊं, तो इस फोर्स की वजह से ये आगे भी मूव करना चाहेगा, और इस टॉर्क की वजह से, क्योंकि मैंने इसके सेंटर पे फोर्स नहीं लगाया, तो ये रोटेशन भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। जैसे कॉमेट्स करते हैं, घूमते भी रहते हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है,
यस सर। तो अब हम जितना भी हम लोग बातें समझे हैं यहाँ पे डायग्राम के साथ, वो उसको एक एक करके हम लोग टॉपिक को देखते हैं। टॉप डेड सेंटर क्या है? इट इज द डेड सेंटर व्हेन द पिस्टन इज फारदेस्ट फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट। मतलब क्रैंक शाफ्ट से जितना ज़्यादा दूरी पे पिस्टन होगा, सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? टॉप डेड सेंटर। ये है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट से सबसे ज़्यादा दूरी पे पिस्टन कहाँ पर है? टॉप डेड सेंटर पे आएगा। देखिए, पिस्टन का मोशन टॉप डेड सेंटर से लेके बॉटम डेड सेंटर तक ही होने वाला है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला सरफेस है, ये कहाँ से कहाँ तक मोशन करेगा? सिर्फ टीडीसी टू बीडीसी। बीडीसी। पिस्टन का सबसे बॉटम मोस्ट पोजीशन क्या होगा? ये वाला होगा, जो नीचे आप बनाओगे ऐसे पिस्टन। अगर तो आप नीचे पिस्टन बना सकते हो, अगर दिखाओ, नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। पिस्टन यहाँ तक आएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा और इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा। किस पॉइंट से? टीडीसी से ऊपर तक नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, बाकी खाली जगह रहेगा ये। अब इसी को क्या बोलते हैं? जो ये खाली जगह है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन, टीडीसी इज ऑल्सो नोन एज इनर डेड सेंटर। ठीक है, द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट इज नोन एज टीडीसी फॉर द पिस्टन ओनली। पिस्टन मैक्सिमम ऊपर तक, सबसे ज़्यादा दूरी पर कहाँ तक जा सकता है? टीडीसी तक। और बॉटम डेड सेंटर क्या होगा? देखिए, पढ़िए जरा इसको। बताओ। क्रैंक शाफ्ट के नजदीक सर। क्रैंक शाफ्ट के नजदीक। इट इज द डेड सेंटर व्हेन द पिस्टन इज नियरेस्ट टू द क्रैंक शाफ्ट। सबसे नियरेस्ट कब होगा? जब वो बॉटम डेड सेंटर पे होगा। ठीक है, तो किसी भी रेफरेंस को आप मान सकते हो कि ये जो उसका जो टॉप सरफेस है, उसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके पोजीशन की बात कर रहे हैं कि कहाँ पर है। अच्छा, मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन के 2 पॉइंट है, ए एंड बी। ठीक है, अब मैं ट्रेन को बोलूँ कि 1 मिनट के बाद ट्रेन यहाँ पहुँच गई, तो आप कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस निकालोगे? ये ए था और ये बी था, और ये ए डैश है और ये बी डैश है। बताओ, मैं पूछूं कि 1 मिनट में ये ट्रेन कहाँ पहुँच गई, कितनी दूरी पहुँची, कैसे निकालोगे? कितना निकालोगे? आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाएंगे सर, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अबे इतना नहीं भाई, ये लेंथ पता है हमको कितना है, बट आप डिस्टेंस बताओ ए और बी के टर्म में। सिर्फ मेजर करना है, या फार्मूला नहीं लगाना है। बी से ए डैश। क्या आप ये डिस्टेंस बोलोगे इतना चला? यस सर। यस सर। यस बोल रहे हैं सब, देखो। ए टू बी डैश। ट्रेन का इंजन ये यहाँ पर है, तो आप डिस्टेंस कौन सा बताओगे? बी से बी डैश। बी से ए तक, बी डैश। बी टू बी डैश। बी डैश, ये डिस्टेंस चला है ना इसने। तो आप या तो इंजन से इंजन की डिस्टेंस निकालो, या तो आप टेल टू टेल निकालो। बात एक ही है कि नहीं भाई? यस सर। डेंजरस हो तुम लोग यार। यस सर। तो डिस्टेंस क्या होगी? या तो ए डैश या तो बी डैश। यहाँ पे हमने क्या किया? पिस्टन के टॉप वाले को मान लिया कि ये पॉइंट को ही हम मेजर करेंगे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? टीडीसी टू बीडीसी तक जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रोक या फिर स्ट्रोक लेंथ। द डिस्टेंस फ्रॉम द टीडीसी टू बीडीसी इज नोन एज स्ट्रोक लेंथ, एल। ठीक है, टीडीसी से बीडीसी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्ट्रोक लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी इज नोन एज स्ट्रोक लेंथ। इट इज ऑल्सो नोन एज द displacement by a piston in one directional motion। एक डायरेक्शन में मोशन कितना तक हो सकता है डिस्प्लेसमेंट इसका? टीडीसी टू बीडीसी, और इसी को बोलेंगे हम स्ट्रोक। क्लियर है? यस सर। Next is the displacement or stroke or swept volume. This is once again very important. Displacement volume या stroke volume या फिर swept volume। swept का मतलब कहाँ से आ रहा है? ये sweep से। sweep का मतलब क्या होता है? स्वीपिंग मतलब क्या होता है? स्वीपर, साफ करना सर। सफाई करना, झाड़ना। हाँ,
झाड़ू लगाना, राइट? यही होता है ना? Yes, sir. ऐसे किया, ऐसे ऐसे सफाई किया ना, ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे किया। तो जो स्विप कर रहा है पिस्टन, कितना स्विप कर रहा है, वो वॉल्यूम कितना उसमें चेंज हो रहा है, उसी को बोलेंगे हम स्वेप्ट वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। अब हम इसकी वैल्यू भी निकालने जा रहे हैं। अभी तक किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया तो बता दीजिए अभी, क्योंकि अभी आगे धीरे धीरे हम लोग और डिटेल में जा रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है सबको? तो अब मैं Yes, sir. यहाँ पे सिलेंडर बना रहा Yes, हूँ, sir. यहाँ पे सिलेंडर में बना रहा हूँ मेरा सिलेंडर। इसमें मैं 2 पॉइंट दिखाऊंगा। एक है ऊपर क्या है, टीडीसी, और नीचे क्या है, BDC. पीडीसी। तो अंदर का जो वॉल्यूम है यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और आज Volume. याद कीजिए, आप लोगों को मैंने कुछ वॉल्यूम और प्रेशर के टाइम पे पढ़ाया था कि वॉल्यूम एक सिलिंड्रिकल, अच्छा ये सिलिंड्रिकल शेप है ना, मैंने अभी आपको दिखाया था। ये वॉल्यूम कितना होगा, ये जो लेंथ है कितनी है, L है sir, L. एल, स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, Yes, अगर sir. आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप है, उसका जो डायमीटर है इसको बोलेंगे डी। तो एल हो गया इसका स्ट्रोक लेंथ, म्यूट कर लो, ठीक है। और डी है इसका सिलेंडर का डायामीटर, द डायामीटर ऑफ सिलेंडर, डाया ऑफ सिलेंडर। और डाया ऑफ सिलेंडर का एक और नाम है, इसको बोलते हैं बोर डायामीटर, बोर डाया या फिर डायामीटर। ठीक है, तो दोनों नाम से आपको याद रखना है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जितने में ये टीडीसी से बीडीसी तक आएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इसका बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम, इसलिए इसको लिखेंगे वीएस से। बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। Yes, sir. तो हमारे पास तो डायामीटर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। Yes, एच sir. क्या है मेरा, लेंथ है, ये कितना बन जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच। ये क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। करेक्ट? Yes, sir. करेक्ट है भैया, बोलो बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रही बात समझ में? ठीक है, अब मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पर एक V1 है वॉल्यूम और यहाँ पर वॉल्यूम है V2। समझ में आ रहा है? बताओ V1 पे वॉल्यूम ज्यादा होगा अंदर, मान लीजिए पिस्टन आ गया BDC पे, ठीक है, पिस्टन कहाँ पर है, BDC, बॉटम डेड सेंटर पे। उस समय वॉल्यूम सिलेंडर का ज्यादा होगा, या फिर जब पिस्टन TDC पे होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, अंदर का वॉल्यूम। बताओ, BDC पे ज्यादा होगा. Sir, BDC पे ज्यादा वॉल्यूम होगा. ज्यादा होगा। तो मैं पूछ रहा था कि TDC से BDC पे वॉल्यूम कितना होगा, जो VS है, VS की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, V1 माइनस V2। बोलिए, Yes, sir. है ना, ऐसा ही है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? आगे देखिए, क्लियरेंस वॉल्यूम। अभी जो हमने सिलेंडर बनाया ऐसा, और इसके अंदर पिस्टन जब सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंच जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो उस समय यहाँ पे गैसेस इकट्ठी हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, जो हाई प्रेशर गैसेस हैं। बोलो, सारी गैसेस इसमें होंगी इस समय जब पिस्टन कहाँ होगा, TDC पे होगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये वॉल्यूम जो बचा हुआ है, ये वॉल्यूम को बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम, दैट इज VC। और अभी मैंने जो ऊपर वाला डायग्राम बनाया उसमें VC की जगह पे क्या लिखा था, V2 लिखा था। देखो ऊपर ये बचा हुआ वॉल्यूम जिसमें गैसेस एक्यूमुलेट होंगी, Yes, sir. V2 लिखा वहाँ है. पे कितना है, VC इक्वल्स टू V2। और इसी को बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम।
और ये क्लियरेंस वॉल्यूम क्यों दिया जाता है, आप देखिए ध्यान से, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी या फिर आईडीसी। क्लियरेंस वॉल्यूम इज प्रोवाइडेड टू एकोमोडेट, एकोमोडेट मतलब क्या होता है, जगह देना, एकोमोडेट मतलब क्या होता है, जगह देना, खाली जगह देना, और टू प्रोवाइड स्पेस फॉर अ वॉल्स, फॉर वॉल्स, जो ऊपर वॉल्स हैं उसको आप जगह दोगे ना, नहीं तो ये पिस्टन किससे टकरा जाएगा, कोलाइड करेगा किसके साथ, वॉल के साथ, और वॉल को डैमेज कर सकता है। तो आपको कुछ ना कुछ खाली जगह देना पड़ेगा ना, तो ऐसे डिजाइन करते हैं कि पिस्टन इससे ऊपर ना जाए। तो किससे ऊपर ना जाए, कितना वॉल्यूम बचा के रखे लास्ट तक, क्लियरेंस वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम, V2 V2 सर। वेरी गुड, V2 तक, ठीक है। लास्ट इज द कंप्रेशन रेशियो, इसको पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेशन रेशियो। तो जो भी क्लास अटेंड कर रहा है ना उसको पूरा समझ में आ रहा होगा, जो नहीं करेगा बेटा उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि नोट्स ही ऐसा है, बहुत ही कॉन्साइज है बट प्रेसाइज है फॉर दोज हु आर अटेंडिंग द क्लासेस, अदरवाइज सबको लगेगा कि अधूरा अधूरा नोट्स है। कंप्रेशन रेशियो बताइए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। आपको समझना पड़ेगा कि कंप्रेशन कब हो रहा है, पिस्टन नीचे है तब, या पिस्टन नीचे से ऊपर जा रहा है तब, या ऊपर से नीचे आ रहा है तब, नीचे है तब, ऊपर से नीचे आएगा तब। ऊपर से नीचे आ रहा था कंप्रेशन। कंप्रेशन होगा। अरे यार, सब उल्टा ही बता रहे हो तुम लोग। अब दो ही ऑप्शन है। अच्छा सर ने बोल दिया ये नहीं है, अच्छा तो ये आंसर है। ओ चलिए देखिए जरा, पिस्टन पहले यहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे पिस्टन कहाँ पर है, किस पोजीशन पे है, TDS। टीडीसी। और इस केस में पिस्टन आ गया, पिस्टन कहाँ आ गया, BDC। बीडीसी, पिस्टन आ गया बीडीसी पे। देखिए अब इसमें गैसेस जो बनी है आफ्टर कंबशन, आप ये बताओ इसमें कंबशन में गैसेस यहाँ पे पास पास में होंगी, कोई सड़क पे भी चल रहा है क्या भाई, ऐसे पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। हाँ जी बताइए, गैसेस का जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास होंगे यस सर। और यहाँ पर दूर दूर होंगे। यस सर। तो यहाँ पर पिस्टन ऊपर से नीचे आया है कि नीचे से ऊपर आया है, सेकंड वाले केस में ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे आया है, तो इस समय कंप्रेस्ड है या एक्सपेंडेड है, सर एक्सपेंडेड। एक्सपांड सर। एक्सपांड है, एक्सपांड है, ऊपर से नीचे आया है, यहाँ नीचे से ऊपर गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन कहाँ हो रहा है, लेफ्ट में या राइट में, सर लेफ्ट में। लेफ्ट में सर। कंप्रेशन हुआ है, ठीक, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है, क्लियर। अब यस पिस्टन सर। ऊपर यस जाएगा सर। इसके बाद, अब इसके बाद ऊपर जाने वाला है सेकंड केस में, अब ऊपर जाएगा तो कंप्रेशन स्टार्ट होगा, राइट, कंप्रेशन सर। स्टार्ट होगा ना। यस ये सर। बीडीसी था, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, यहाँ पे बीडीसी इसका इमेजिनरी लाइन है, बीडीसी, ठीक है। अब बताइए जब यहाँ पे मैंने 1 बोला था, इसको बोला था 2, ठीक है। अब पढ़िए जरा डेफिनेशन आप लोग, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, बताओ क्या होगा। और कंप्रेशन रेशियो इज डिनोटेड बाय आर, स्मॉल आर, बताइए क्या होगा, कौन सा रेशियो वॉल्यूम का, V1/V2 है या V2/V1 है, V2/V1। मैंने ऊपर वाले केस में क्या 1 कहाँ लिखा है, 1 मिनट मैंने गलत लिखा हूँ, ऊपर वाले केस में ऊपर 2 है ना, ऊपर 2 है, यहाँ 1 है और ऊपर 2 है, ये 1 है और ये 2 है।
बताइए कंप्रेशन रेशियो एज पर द डेफिनेशन क्या होगा? V1 upon V2. upon V2. V1 upon V2. बिफोर कंप्रेशन 0.1 है, आफ्टर कंप्रेशन पॉइंट कौन सा है? 2 है। तो वॉल्यूम क्या होगा? वी रेशियो क्या होगा? V1 अपॉन V2। ठीक है, और V1 को हमने अभी क्या बोला था इससे पहले? V1 क्या है? V1 माइनस, सॉरी V1 क्या है? V1 क्या है? V2 प्लस, बताओ ये 2 और 1 के बीच में जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? अभी ऊपर पढ़ा हमने, Stroke volume मतलब VS. वॉल्यूम, वेरी गुड। स्ट्रोक वॉल्यूम V1 टोटल है, स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक V1 है। ठीक है, तो V1 क्या हो जाएगा बताओ ध्यान से? V2 प्लस VS होगा अपॉन V2 होगा। Yes sir. ठीक है, और VC क्या है? V2 है प्लस VS अपॉन VC होगा, इक्वल्स टू Yes 1 sir. प्लस VS अपॉन VC होगा। तो Yes इतने sir. सारे वॉल्यूम के टर्म में हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, इन फॉर कंप्रेशन रेशियो। अब ये बताओ कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी या कम होगी? 1 से ज्यादा. 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, 1 से ज्यादा होगी सर. वेरी गुड, 1 सर से क्योंकि एडिशन में इसलिए 1 से ज्यादा. वेरी गुड। अच्छा ये बताइए प्रेशर कौन कब ज़्यादा होगा? P1 ज़्यादा होगा या P2? बताओ। सर कंप्रेशन में प्रेशर ज्यादा होगा. प्रेशर ज़्यादा होगा जब P2 तक पहुंच जाएगा, 2 पॉइंट तक पहुंचेगा तो उसमें प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, डेंसिटी बताइए कहाँ पे ज़्यादा होगा? सर वॉल्यूम P2 में. सर, P2 P2 जब में। कंप्रेशन होगा उसी समय डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक Yes है, sir. डेंसिटी को रो से दिखा रहे हैं, मैं P मत बोल देना इसको, लग रहा है दोनों एक जैसा और दोनों का नेचर भी एक जैसा ही है। ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1। ठीक है, ये डेंसिटी और यहाँ पे प्रेशर। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग डबल होता है पेट्रोल इंजन के। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन से डबल होता है अगर सेम पावर का इंजन है दोनों। ठीक है, इसीलिए डीजल इंजन की जो इंजन होता है वो हैवी होता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसकी मटेरियल जो इंजन की मटेरियल जो बनाई जाएगी बहुत ही हैवी मटेरियल से बनाई जाएगी, तो वो इंजन भी हैवी हो जाता है और बहुत ही कॉस्ट होता है। डीजल इंजन के का कॉस्ट पेट्रोल इंजन से बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि उसका मटेरियल ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होती है। ठीक है, अब आगे ये जो एक टॉपिक है एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो डिटेल में हमने पढ़ने वाले हैं पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का। तो उससे पहले एयर स्टैंडर्ड साइकिल एजम्पशंस हमको देखना है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम आइडियल गैस मानने वाले हैं पूरे एयर और फ्यूल के मिक्सचर को आइडियल गैस मानने वाले हैं। ठीक है, आइडियल गैस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बोलेंगे, बट ये बहुत ही आइडियल कंडीशन है इसलिए हम लोग इसको एजम्पशन की तरह से मान रहे हैं इसको। ठीक है, ये फैक्ट नहीं है, हमको बेसिक ही पढ़ना होता है। बीटेक में भी पूरा हमको आइडियल कंडीशन को ही फॉलो करना होता है, हमको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जाना है। तो एयर और फ्यूल के मिक्सचर को क्या बोल दिया गया? एयर बोल दिया गया। एयर और फ्यूल के मिक्सचर को क्या बोल दिया गया? एयर। और एयर को मान लिया जाता है आइडियल गैस है। आइडियल गैस मानते ही हम इस पे लगा सकते हैं PV इक्वल्स टू एनआरटी। एनआरटी। NRT. PV इक्वल्स टू एनआरटी लगाएंगे तो सारे जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं ये फॉलो करेंगे ये सब। ठीक है, Yes, sir. थर्मोडायनेमिक Yes, sir. प्रोसेस सारे ये फॉलो करेंगे। ठीक, ये सब कुछ आइडियल कंडीशन में होगा। तो द वर्किंग फ्यूल इज एयर, यहाँ पे देखो एजम्पशन क्या मान लिया कि जो वर्किंग फ्यूल है वो कौन है? एयर है। एयर फ्यूल मिक्सचर में एयर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फ्यूल को जलाने के लिए जितना एयर चाहिए लगभग 20:1 20 पार्ट्स ऑफ एयर एंड 1 पार्ट ऑफ द फ्यूल यूज होता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा क्या है आइडियल कंडीशन में, क्या मान सकते हैं कि पूरा का पूरा क्या चीज़ है? एयर है। एंड इट इज ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस। स्पेसिफिक हीट CP एंड CV assumed to be constant. As the temperature increases, the CP and CV will not constant. बट यहाँ पे assume किया जा रहा है क्या होगा? constant होगा। The working fluid is of fixed mass. मतलब mass is not going to be changed for a one cycle. mass ऐसा नहीं कि लीक हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो कि एग्जॉस्ट में
मास बर्न होने के बाद एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाती है, बट यहाँ पे क्या माना जा रहा है, क्लोज सिस्टम है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होने वाला। द वर्किंग फ्लूइड डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शंस, लेकिन आपको पता है कि फ्यूल जलेगा तो केमिकल रिएक्शन तो करेगा ही। मीथेन है, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का ड्रॉपलेट्स बनाएगा, ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है, बट यहाँ पे क्या बोला गया, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। ओके, इट इज कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द साइकिल, ये एज्यूम किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ऑल प्रोसेस आर एज्यूम टू बी रिवर्सिबल, कोई भी प्रोसेस इरिवर्सिबल नहीं है, सारे रिवर्सिबल हैं, मतलब आगे जाओगे और पीछे आओगे तो एनर्जी और जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो वापस रीगेन हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपने पिस्टन को नीचे मूव किया तो एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन के टाइम पे पूरा हीट बाहर निकलेगी, लेकिन जब फिर वापस पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या हीट वापस आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो इट इज़ irreversible प्रोसेस एक्चुअली, बट आइडियली वी कैन assume दैट इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, 5 अजम्पशंस हैं, इन्हीं अजम्पशंस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो हमने पहले कर रखे हैं, लास्ट टॉपिक है, कहाँ गया टॉपिक, कहाँ गया, लास्ट में हमने ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आप एक बार रिवाइज करके आएंगे, ये टॉपिक मैं पहले पढ़ाता था इस टाइम पे, और क्लियर डायनेमिक प्रोसेस, ये जो टॉपिक है इसका आप लोगों को पीवी एंड टीएस डायग्राम ये हमने कर लिया है ना। सर कौन कौन से Yes, sir, पढ़ा? कर पहला लिया। क्या पढ़ा था, आइसोथर्मल, दूसरा क्या था, आइसोबैरिक, अच्छा आप लोग बताइए जरा, इसका पीवी एंड टीएस डायग्राम बताओ जल्दी से, कैसा होगा पीवी एंड टीएस डायग्राम, आइसोथर्मल पीवी डायग्राम कैसा होगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर और वॉल्यूम का हाइपरबोलिक कंडीशन होगा ये 1 to 2, ठीक है। और टीएस डायग्राम कैसा होगा इसका, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल होगा पूरा, राइट। सेकंड बारबेरिक, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक मैं जल्दी जल्दी क्विक कर रहा हूँ क्योंकि ये हो चुका है पहले, अब इसका नेक्स्ट क्लास में यूज है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। बताइए जरा, पीवी और टीएस डायग्राम बनाइए जल्दी से। अभी बताओ, कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर तो हॉरिजॉन्टल होगा, यस यस सर, सर, ठीक है। पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम कैसा होगा इसका, आइसोबैरिक। मैंने एक और इक्वेशन बताया था, टी डी एस इक्वल्स टू डी एच माइनस वी डी पी, ये पूरा जीरो हो जाएगा, और डी एच होता है एम सी पी डी टी, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा होगा बताओ, स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप डिक्रीजिंग बताया था मैंने, ऐसा होगा, ठीक है। टीएस डायग्राम आप लोग देख लेना एक बार नोट्स। थर्ड आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होगी, वॉल्यूम, वॉल्यूम सर, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो पीवी डायग्राम तो सिंपल है, वर्टिकल बनेगा, वर्टिकल होगा 1 to 2, 1 to 2। एंड टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम भी एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट कैसा होगा, किसके जैसा होगा, जो आइसोबैरिक के लिए है वैसा ही होगा, बट कौन ज़्यादा स्टीपर होगा ये आप लोग देखिएगा। टीएस डायग्राम स्टीपर, किसमें स्लोप ज़्यादा है किसमें कम है, ये हमने पूरा समझा था, 1 to 2, ठीक है। इसके लिए आप यूज़ करोगे टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, और पी डी वी ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और डी यू होता है एम सी वी डेल्टा टी। फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पोर्टेंट, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का एक और नाम मैं इसको बोलता हूँ रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज ऑल्सो नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बेटा, अभी बहुत ज़्यादा अभी मतलब स्कोप बहुत ज़्यादा है कि इसमें क्वेश्चन छोटे छोटे बहुत सारे आएंगे एग्जाम में,
पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम जो आइसोथर्मल का था वैसा ही होता है, लेकिन स्लोप किसका ज़्यादा होता है इस पर हमने डिस्कस किया था। डिक्रीजिंग होगा, बट कौन ज़्यादा फास्ट डिक्रीज होगा ये हमने समझा था क्लास में। ठीक है, उसके बाद टीएस डायग्राम तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, वर्टिकल 1 to 2। ठीक है, तो ये आप लोग रिवाइज करके आएंगे जो लास्ट में मैंने बताया, बाकी आप नोट्स कंप्लीट करके आएंगे। और आप ये जो डायग्राम है ये आप डायग्राम भी बना सकते हो ये इस लेक्चर नोट्स में, लेक्चर नंबर 3 में। एनी डाउट? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? आप एक बार इंट्रोडक्शन टू इंजन क्लियर है, इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन, नॉमेनक्लेचर इन आईसी इंजन, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन आईसी इंजन, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यूज्ड इन आईसी इंजन, इसको ब्रीफ में हमने अभी किया लास्ट में, और एयर स्टैंडर्ड साइकिल का अजम्पशंस देख लिया। कहीं पे डाउट है तो बता दो। हो गया, क्लियर है सबको? डाउट नहीं है? वेरी गुड। ओके, थैंक यू। टोटल 34 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। और फिर से मैं बोल रहा हूँ मैं कि अगर 50% से कम होगा अटेंडेंस उसको नहीं मिलेगी। एंड जो भी वीडियो लेक्चर्स है जो जिसने अटेंड नहीं किया है या फिर अटेंटिव नहीं था क्लास में या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम था, वो आप वीडियो देख सकते हो। मैं अभी वीडियो अपलोड करूँगा, वो लिंक अवेलेबल होगा क्लासरूम में भी, और मैंने जो लेक्चर डिटेल्स हैं 1 by 1 पूरा डिटेल में है, ठीक है, वहाँ पे भी अवेलेबल होगा लिंक, वहाँ पे लेक्चर नंबर के साथ लगा होगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।